आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो जुड़ा है हमारी मुद्रा और इतिहास से। जी हाँ, आपको बता दें कि हिंदुस्तान की करेंसी की कहानी शासन दर शासन बदलती रही है और इसमें सबसे दिलचस्प अध्याय है मुगल साम्राज्य का शेर शाह सूरी के समय में शुरू हुआ चांदी का रुपया। मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता था, लेकिन इसके बावजूद मुगल शासकों ने समय समय पर करेंसी में कई बदलाव किए जो इतिहास में दर्ज है। आइए जानते हैं मुगलों के दौर की करेंसी कैसी थी और आखिरकार इसका अंत कैसे हुआ। भारत में मुगल शासन की नींव बाबर ने रखी और जैसे ही नए शासन का आगमन हुआ, देश की करेंसी पर भी इसका प्रभाव दिखाई देने लगा। मुगलों से पहले भारत में विभिन्न राजवंशों की अलग अलग करेंसी प्रचलन में थी। इसके अलावा छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन था, जिन्हें करशापण या पण कहा जाता था। बाबर के आने के बाद मुगल साम्राज्य ने अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत करने के लिए करेंसी में बदलाव किए। मुगलों ने चांदी और तांबे के सिक्कों के अलावा सोने के सिक्के में भी प्रचलन में लाए, जिनकी वैल्यू और वजन सटीक तरीके से तय की जाती थी। करेंसी की छपाई विभिन्न शासकों के नाम और काल के अनुसार होती थी और सिक्कों पर शासक के धार्मिक और राजनीतिक प्रतीक अंकित होते थे। मुगलों की करेंसी केवल व्यापार और लेन देन का साधन नहीं थी, बल्कि यह साम्राज्य की समृद्धि और सत्ता का प्रतीक भी थी। समय के साथ साथ विभिन्न आक्रमणों और ब्रिटिश शासन के आगमन के कारण मुगलों की करेंसी का अंत हुआ और नई मुद्रा प्रणाली लागू की गई। इस तरह मुगलों की करेंसी भारतीय इतिहास में अपनी खास पहचान बना गई। कुबड़ वाला बैल और स्वस्तिक चिन्ह वाले सिक्कों का चलन के बारे में जानते हैं। अब भारत में मुद्रा का इतिहास काफी पुराना है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही सिक्कों का इतिहास मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार महाजनपदों के समय में सबसे पहले सिक्के तैयार किए गए, जब सिक्के एक मानक वजन के बनते थे। हालांकि इनका आकार अनियमित होता था और इन पर अलग अलग चिन्ह मिलते थे। उदाहरण के लिए सौराष्ट्र में कुबड़ वाला बैल और दक्षिण पंचाल में स्वस्तिक का चिन्ह सिक्कों पर मिलता था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले सोने, चांदी, तांबे और सीसे के पंचमार्क वाले सिक्के शुरू कराए थे। दिल्ली में तुर्कों का शासन हुआ तो सुल्तानों ने भारतीय राजाओं के सिक्कों के डिजाइनों को इस्लामी सुलेख से बदलना शुरू कर दिया। मुगलों के समय में बदला चलन। चलिए इसके बारे में जानते हैं वो कैसे। साल 1526 ईस्वी में मुगलों के शासन की शुरुआत के साथ ही भारत में एक नई मौद्रिक प्रणाली विकसित हुई। इस प्रणाली ने 16वीं से 18वीं शताब्दी तक मुगल साम्राज्य के व्यापार, कर संग्रह और प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगलों ने करेंसी के मानकीकरण पर खास ध्यान दिया, जिससे देश में आर्थिक लेन देन सरल और स्थिर हुआ। शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के रुपयों को मुगलों ने अपनाया और इसे अपने शासन के अनुसार मानकीकृत किया। रुपयों का वजन, शुद्धता और अंकित प्रतीक निश्चित किए गए, जिससे इसके विश्वसनीयता बढ़ी और यह लंबे समय तक साम्राज्य में प्रचलित रहा। इस मानकीकृत मुद्रा प्रणाली ने न केवल व्यापार को बढ़ावा दिया, बल्कि मुगल शासन की आर्थिक शक्ति और समृद्धि का भी प्रतीक बनी। इस तरह मुगल काल में करेंसी का मानकीकरण इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। अब जानते हैं किसने शुरू किया था रुपया किसने शुरू किया, ये इतिहास में एक महत्वपूर्ण सवाल है। बाबर ने भारत में चांदी के पतले टुकड़े का इस्तेमाल सिक्के के रूप में किया था, जिसे शाहरुखी सिक्का कहा जाता था। यह सिक्का देश में लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसका वजन और मानक निश्चित नहीं था। इसके बाद बाबर के बेटे हुमायूं को हराकर सत्ता में आए शेर शाह सूरी ने 178 ग्राम का चांदी का सिक्का जारी किया, जिसे रुपया के नाम से जाना गया। शेर शाह का यह रुपया भारी, मजबूत और मानक के अनुसार था, जिससे व्यापार और कर संग्रह में आसानी हुई। इस सिक्के की विशेषता ये थी कि इसे मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के शासन काल तक विभिन्न रूपों में इस्तेमाल किया गया। रुपया ने भारतीय करेंसी प्रणाली की नींव रखी और बाद में आने वाले शासकों के लिए एक मानक मुद्रा के रूप में काम किया। शेर शाह का सिक्का अपनाया, तांबे और सोने के भी चलाए। वो कैसे, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। अब वैसे मुगलों के समय में चांदी के सिक्के के अलावा तांबे और सोने के सिक्के भी शुरू किए गए।
तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था, जो आम लोगों की करेंसी था। स्थानीय बाजारों में छोटे छोटे लेन देन के लिए इनका इस्तेमाल होता था। साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में इनका वजन और मूल्य अलग अलग होता था। हालांकि कोशिश रहती थी कि इन सिक्कों का मानकीकरण बना रहे। बाद में अकबर और उसके उत्तराधिकारियों ने इस सिक्के को और भी परिष्कृत किया और इसका वजन करीब 11.5 ग्राम बन रहा। मुगल शासनकाल में सबसे अधिक मूल्य वाली करेंसी थी सोने के सिक्के। इन्हें मोहर कहा जाता था। इन्हें भारी लेन देन, उपहार और अमीरों के धन संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अकबर से औरंगजेब तक ने सिक्कों में किए बदलाव, वो कैसे, चलिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। शेर शाह सूरी के निधन के बाद हुमायूं ने फिर से सत्ता हासिल की और उसके बाद बेटा अकबर सिंहासन पर बैठा। अकबर ने करेंसी को और बेहतर स्वरूप में ढाला। मुगलों द्वारा लूटे गए सोने से मोहरें बनाई जाने लगी। अकबर ने नए धार्मिक पंथ दीन इलाही के प्रचार के लिए भी सोने के सिक्के शुरू किए थे, जिनको इलाही सिक्का कहा जाता था। फिर शाहजहां ने अपने शासनकाल में कई तरह के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों की डिजाइन के मानक भी तय किए गए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी मुगल इन सिक्कों का इस्तेमाल करने लगे। औरंगजेब के समय सिक्कों के डिजाइन में फिर बदलाव हुआ। उसने सबसे पहले तो सिक्कों पर लिखे जाने वाला कलमा हटवा दिया, साथ ही सिक्कों के मानक दोबारा तय किए। औरंगजेब ने ही नया चलन शुरू किया और सिक्कों पर बादशाह का नाम, टकसाल का नाम और इसे जारी करने की तारीख भी लिखी जाने लगी। टकसालों में होती थी सिक्कों की ढलाई। चलिए इसके बारे में जानते हैं। मुगल काल में सिक्कों की ढलाई के लिए पूरे साम्राज्य में अलग अलग स्थानों पर विशेष टकसालें स्थापित की गई थी। ये टकसालें न केवल सिक्कों की संख्या बढ़ाने का काम करती थी, बल्कि सिक्कों की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने का भी साधन थी। समय के साथ इन सिक्कों के मूल्य में बदलाव होते रहे। उदाहरण के तौर पर प्रारंभ में 48 दाम की कीमत 1 रुपया के बराबर थी, लेकिन जैसे जैसे आर्थिक परिस्थितियां और साम्राज्य की जरूरतें बदलती रही, दाम की कीमत में भी बदलाव हुआ। 1580 के दशक तक 38 दाम 1 रुपया के बराबर हो गया। 17वीं शताब्दी में यह मूल्य और भी बढ़ गया, जिससे मुद्रा प्रणाली में समय समय पर संशोधन और समायोजन होते रहे। इन टकसालों और मानकीकृत प्रणाली ने मुगल साम्राज्य में व्यापार और प्रशासन को स्थिर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई और आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रखा। अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ मुगलों की करेंसी का पतन, वो कैसे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब मुगलों के समय ही अंग्रेज व्यापार के लिए भारत आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। मुगल शासन के कमजोर पड़ने के साथ ही उनकी करेंसी का भी पतन शुरू हो गया। साल 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन ने रुपये को ब्रिटिश इंडिया की आधिकारिक मुद्रा घोषित कर दिया। इस बदलाव के तहत सिक्कों पर पहले से प्रचलित देशी और पारंपरिक डिजाइनों को बदलकर ब्रिटिश राज का प्रतीक अंकित किया गया। इसके अलावा 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन ने भारत में कागज की मुद्रा की शुरुआत की, जिससे बड़े आर्थिक लेन देन में आसानी हुई और मुद्रा का मानकीकरण और भी मजबूत हुआ। इस तरह मुगलों की पारंपरिक चांदी और तांबे की मुद्रा धीरे धीरे बंद हो गई और ब्रिटिश शासन की करेंसी प्रणाली पूरे देश में लागू हो गई। इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक पड़ा। तो ये थी भारतीय करेंसी की कहानी, शेर शाह सूरी के रुपयों से लेकर मुगल काल की मानकीकृत मुद्रा और फिर ब्रिटिश शासन में बदलाव तक। इस इतिहास ने न केवल हमारे आर्थिक लेन देन को आकार दिया, बल्कि व्यापार और प्रशासन में भी स्थिरता लाई। आज भी रुपया हमारी आर्थिक पहचान और विरासत का प्रतीक है।